Hello everyone, this is Keshav from exam.com and most welcome in the revision lecture of quadratic equation. So in this lecture we are going to cover the quadratic equations theory. हम इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी क्या है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और आप इस लेक्चर के नोट exam.com/12657 पर फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात है, डायरेक्टली तो कभी 1 कभी 2 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, या आप कह लीजिए कि मैथ्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह इसके एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होती है, फैक्टराइजेशन से यूज होते हैं, हमें कई जगह सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ते हैं। तो आप माना मोटा मोटा मान के चलिए कि 3-4 क्वेश्चन इसके आ ही जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वाला लेक्चर पढ़ा हुआ है, ट्रिक वाले लेक्चर किए हुए हैं, तो आप एनडीए कोई भी प्रॉब्लम उठा के देख लीजिए, आपसे एनडीए की सारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। तो बस आपको पेशेंस रखना है और लेक्चर आराम से पढ़ते जाना है, रिवाइज करते जाना है चीज़ों को। हम रिवाइज करते चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनडी सिलेबस, और फिर इसके बाद आप ट्रिक वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले तो इक्वेशन ही क्या होती है। अगर आपने सेट फंक्शन वाला कोई चैप्टर पढ़ा है, तो फंक्शन वाले चैप्टर में हम बताते हैं कि कोई भी ऐसा रिलेशन जो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट देता हो, ये दो इनपुट से एक आउटपुट आ सकते हैं इसमें x1 और x2 से, लेकिन एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं आ सकते। तो ऐसा रिलेशन जो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट या दो इनपुट मिलकर एक आउटपुट देते हो, उसे हम बोलते हैं फंक्शन। और उस फंक्शन के अगर हम सॉल्यूशन लिख दें, जैसे ये एफ एक्स इक्वल्स टू, ये आपका हो गया साइन एक्स एक फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन को इसके सॉल्यूशन निकालना चाहूँ, एक्स में मैं क्या क्या इनपुट दूंगा, सॉल्यूशन आपके जीरो के लिए जहां ये y जीरो होगा, अगर मैं इसके सॉल्यूशन निकालना चाहूँ y जीरो के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो वो वाले सॉल्यूशन जहां पर उसका जो आउटपुट होता है उस चीज का, वो जहां पर जीरो आ जाए, वो किस इनपुट के लिए जीरो आएगा, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम उस फॉर्म को बोलते हैं इक्वेशन। तो अब मैंने ये साइन एक्स में एक इक्वेशन लिख दी, साइन एक्स इक्वल टू जीरो, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। अगर मैं लिखूं एक्स प्लस वन, ये एक फंक्शन है मेरा, सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब एफ एक्स को मैं वाई भी लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन, तो मैं बोलूंगा कि कहाँ पर इसका आउटपुट जीरो है, तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो अब ये एक इक्वेशन हो गई, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गई। अब मैं निकाल लूंगा एक्स इक्वल्स टू माइनस वन के लिए ये चीज आपकी जीरो आई। तो इस तरह की चीज को हम बोलते हैं इक्वेशन। अब ये फिलहाल लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक्स की पावर आपकी वन है। अगर यही एक्स की पावर दो हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तब हम इस केस में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक तो आपका आ गया y इक्वल टू जीरो वाले मैंने टर्म फाइंड कर लिए, कहां पर आपका आउटपुट जीरो है। एक है y इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको मैंने क्या बोल दिया, इस फॉर्म को मैं बोलता हूं इक्वेशन। लेकिन अगर y जीरो नहीं है, अगर y जीरो नहीं है तो दो केस हो सकते हैं, या तो y इज ग्रेटर देन जीरो या आपका y इज लेस देन जीरो। तो इस फॉर्म को मैं बोलता हूं इन इक्वेशन, या कई बार इसे बोला जाता है इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी का मतलब जो इक्वल नहीं है या जो इक्वेशन नहीं है। तो जब भी जीरो नहीं है, उस चीज का मतलब होता है इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी। अब जैसे यहां पर जीरो है, अब मैं अगर लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो या एक्स स्क्वायर प्लस वन इज लेस देन जीरो, तो ये आपकी हो गई एक इनइक्वालिटी या इन इक्वेशन। तो एक्स इक्वल टू जब भी जीरो हो तो वो चीज इक्वेशन बोली जाती है, और जब भी ग्रेटर देन या लेस देन जीरो हो, उस फॉर्म को हम बोलते हैं इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी। तो इस वाले चैप्टर में मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी लूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे इनइक्वेशंस को या इनइक्वालिटीज को। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर तो पूरा चैप्टर बेसिस है ही। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। तो कोई भी इक्वेशन वो जो दो एक्स की टू पावर्स में हो, हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे एक्स ए एक्स प्लस बी, इसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे क्योंकि एक्स की पावर वन है। अगर ए एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स की एक पावर कम बी एक्स वन, प्लस तीसरा एक्स की पावर जीरो सी एक्स जीरो। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ गया, अगर मैं फिर से डी लिखूंगा तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, इक्वल टू जीरो। इसे हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं नाउ सपोज दैट अगर मैं लिखता हूँ ए एक्स क्यूब
प्लस, अब मैं x की पावर को रिड्यूस कर देता हूँ, वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स वन प्लस डी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। इसे मैं बोलता हूँ क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें आपकी जो पावर है वो 3 है। इसे मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसे मैं बोलता हूँ लीनियर इक्वेशन। तो फिलहाल हमारे सिलेबस में क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, तो क्यूबिक इक्वेशन पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमारी सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आड़ में वो क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन दे सकता है, या एक दो बार दिए भी गए हैं। तो हालांकि वो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन क्योंकि वो जो चीजें हैं वो मोस्टली सिमिलर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर हमसे पूछेगा तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम वो चीज बना नहीं पाए। तो हम जब भी रिलेशन और रूट्स की जब बात करेंगे तो मैं आपको वहां क्यूबिक इक्वेशन भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो सिमिलर चलता है आपका क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए। तो क्यूबिक में भी हो सकता है आपके क्वेश्चन आ जाए। तो इस फॉर्म की जो भी इक्वेशन होती है हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब चलिए इसी फॉर्म पे स्टार्ट करते हैं। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कब? जब a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर बेटा a 0 हो जाएगा तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, वी एक्स प्लस सी केवल लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। तो इसीलिए a नॉट इक्वल्स टू 0 इसके साथ सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन है। अब इसके बाद फिर बात आती है इसको सॉल्व करने की। इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हमारे पूर्वज श्रीधराचार्य ने इसका फॉर्मूला बताया। हालांकि हमारी इंडियन बुक्स में तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, लेकिन अगर आप फॉरेन की बुक्स लेंगे तो वो लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं कि उन्हें पता नहीं कि किसने ये सर्च किया, बस उनके पास आ गया वो चीज। तो लेकिन हमें पता है तो हम बोल सकते हैं कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो चलिए वो करते कैसे हैं। देखिए बेसिकली हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर हम ये सॉल्यूशन देखें, अगर मैं ट्राई करूं कि इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना लूं, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा तो x प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू का कुछ बनेगा, और फिर मैं क्यू को अंडर रूट कर दूंगा और माइनस पी कर दूंगा, मेरी जो इक्वेशन होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो मेरी कोशिश क्या है कि मैं इस चीज को परफेक्ट स्क्वायर बना लूं। परफेक्ट स्क्वायर चलिए ठीक है बना लेते हैं। तो अब a है यहाँ पर, तो कैसे बनाए परफेक्ट स्क्वायर? तो a को पहले डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। अब साफ परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब पहला टर्म तो हमारा ये हो गया, प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर में आता है वी अपॉन 2a एक्स। दूसरा टर्म ये हो गया b अपॉन 2a, तो v अपॉन 2a से ऐड कर देते हैं इधर, और इधर सी बाई ए को मैं इधर ले आता हूं, तो सी बाई ए इधर आ गया आपका माइनस का, और प्लस v अपॉन 2a मैं इधर भी ऐड कर देता हूँ, v अपॉन 2a का होल स्क्वायर। मैंने क्यों v अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड किया? ताकि मेरा ये बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस v अपॉन 2a इंटू 2 और x, और फिर मेरा उसका फॉर्मूला परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? x प्लस v अपॉन 2a का स्क्वायर, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसे मैं सॉल्व कर लूंगा, ये आपका आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, इसे मैं c और इसे a, इसे फिर मैं इधर एलसीएम ले लूंगा, ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस, इसमें मैं 4ac अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4ac अपॉन ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। ये आपका आ गया x प्लस वी अपॉन 2a का स्क्वायर। बेटा अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं भाई। स्क्वायर रूट लेने के बाद b प्लस 2a इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट लेते समय ध्यान रखें कि ये प्लस माइनस आएगा, अपॉन 4a का आपका आ गया 2a। मतलब अगर मैं लिखूं पूरा करके, इस टर्म को मैं इधर ले जाता हूं तो मेरा आएगा माइनस वी अपॉन 2a प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a को मैं एक दूसरे के नीचे भी लिख सकता हूं, या मैं वी स्क्वायर माइनस 4ac को d भी लिख सकता हूं। इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, d इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। बस बेटा इसी पूरे d के ऊपर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर बेस्ड है। इसी d के उल्टी सीधी चीजों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती चली जाती है और बिगड़ती चली जाती है। तो जिससे भी ये d आ गया उसकी बेड़ा पार है, और जिसका भी नहीं क्लियर है तो वो अभी समझ सकते हैं, तो उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसी कुछ घबराने वाली बात नहीं।
तो मैंने ये डेराइव कर लिया। अब मेरा आ गया बेटा माइनस वी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा मैं ये आपको पूरा कर दे रहा हूँ और यहाँ आपका प्लस माइनस लगा दे रहा हूँ। ये आपका पूरा 2a इसके नीचे आ गया। इसे मैंने डी बोल दिया और ये वाला जो फॉर्मूला आ गया वो मेरा यहाँ से ड्राइव हो गया। तो बेसिकली आपको कभी फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने डेरिवेशन आपको करा दिया सो दैट आपको पता चले कि वो चीज आई कहाँ से। मैंने ये होल स्क्वायर बनाया और मेरा आइडिया ये था कि मैं जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा तो इसको अंडर रूट कर दूंगा, इसका अंडर रूट कर दिया और इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा जो भी हो जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करके मेरा फाइनली ये आया। तो मैं फाइनल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ जो श्रीधराचार्य सॉल्यूशन बोलते हैं हम, जिसे x1 x इक्वल्स टू इस इक्वेशन का जो लिए आपकी जो सॉल्यूशन आता है माइनस बी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। ये बेटा फाइनल सॉल्यूशन आता है। कई बार हम इसे डी बोल देते हैं, वी स्क्वायर माइनस 4ac को वी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे अगर मैंने डी बोल दिया तो ये मेरा आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। ये मेरा बेटा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब ये मेरा नॉर्मल रियल इक्वेशन हो उसके लिए, और अगर आपका कॉम्प्लेक्स कभी इक्वेशन दी जाए जेड के फॉर्म में कभी इक्वेशन दी जाए तो उसी सेम पैटर्न से ये भी सॉल्व हो जाएगी। तो जेड के लिए ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बात करते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे कि x हमने निकाला। अब x हमने क्या निकाला था, अगर आपको याद हो कि ax स्क्वायर वी एक्स प्लस सी, जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर ये एफ एक्स है और इक्वेशन के लिए मैं इसे जीरो पुट करूंगा तो मैंने ये फाइंड किया कि y आपका जो है y आपका कहाँ पर जीरो होगा। y जहां पर जीरो होगा, सपोज दैट ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसी कुछ और ये इक्वेशन है, तो अब मैंने इसमें क्या फाइंड किया, ये एफ एक्स है, एफ एक्स बोलूं मैं या इसे y बोलूं, ये आपका x है। तो बेटा सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन वो पॉइंट है जहां पर आपके x आपका जीरो है। तो इन सॉल्यूशन को मैं क्या कहता हूं, रूट। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है x1 या x2 वो वैल्यू है जो अगर आप इसमें रख दोगे तो ये पूरा फंक्शन की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। आउटपुट जो होगा इस फंक्शन का वो आपका जीरो हो जाएगा या y आपका जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये रूट्स कहलाते हैं। अब इन रूट्स को बेटा हम लोकेशन वाइज डिफाइन कर सकते हैं कि ये रूट्स कहाँ होंगे, क्या ये रूट्स होंगे, एग्जिस्ट करेंगे भी नहीं करेंगे, क्या किसी फंक्शन के लिए y जीरो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि कंडीशन है। सपोज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आपने ले लिया। अब ये कोई आपका फंक्शन है, अब अगर आप इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें आप एफ एक्स को बेटा जीरो नहीं कर पाएंगे। x की आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर लीजिए, जीरो पुट कर लीजिए तो भी आप एफ एक्स की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब ये होगा इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब आप x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, एफ एक्स आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम इसका कुछ ग्राफ बनाए तो कभी ग्राफ जो होगा वो 2 से ऊपर ही होगा। क्यों, क्योंकि वो 2 से नीचे वैल्यू कभी आएगी ही नहीं, x की आप जीरो भी रख लें तो भी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपका जीरो हो जाएगा आउटपुट। तो कब जीरो होगा, कब रियल होगा, कब इमेजिनरी होगा। अगर इमेजिनरी हम ले बेटा और इमेजिनरी x इक्वल्स टू 2i रख दें, 2 आयोटा रख दें, तब ये इसका वैल्यू जो होगी वो जीरो हो सकती है। अगर 2 आयोटा रख दें सॉरी स्क्वायर रूट 2 आयोटा रख दे तो आपका हो जाएगा ये 2 आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आपका -2 प्लस 2 आपका हो जाएगा जीरो। मतलब इमेजिनरी केसेस में ये हो सकता है, लेकिन रियल केसेस में हम ऐसे बात नहीं कर सकते कि ये आपका जीरो नहीं हो सकता। तो उस तरह की लोकेशन को बताने के लिए हम नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स पे, कि भाई कहाँ कौन से लोकेशन आएंगे, कहाँ कितने रूट्स आएंगे, वो सारी चीजें देखनी। तो बेटा इसी हेडिंग के चारों तरफ आपके एनडीए में क्वेश्चन घूमते हैं, कहाँ क्या लोकेशन है, क्या चीज है, वही आपकी सारी चीजें आती हैं। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको लिख लेता हूँ, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। अब इसके रूट्स के लिए मैंने अगर क्या फॉर्मूला निकाला था अभी, x इक्वल्स टू माइनस वी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मैंने इसके रूट्स के लिए फॉर्मूला निकाला था। अब आप थोड़ी सी अगर आप ध्यान से देखें इस फॉर्मूले की एग्जिस्टेंस, अगर मैं बोलूं कि x रियल है
अगर बेटा x रियल है तो जो इसके अंदर की चीज है वी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे मैं d बोलता हूं, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, तब उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इसका मतलब आपके कोई भी जो रूट्स होंगे वो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जैसे 1 आया, इसकी जगह पूरी जगह 1 आया तो स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। फिर अगर 2 आया, 3 आया, तो मतलब कोई ना कोई आपकी वैल्यू आएगी। इसका मतलब एक वैल्यू प्लस के लिए आएगी, एक वैल्यू आपकी आएगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, ओ सॉरी प्लस दूसरी वैल्यू आएगी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। मतलब x1 दो इक्वेशन, इसकी दो वैल्यू आएगी। तो आप हमेशा याद रखिए अगर पावर 2 है तो इसके जो रूट होंगे वो 2 होंगे, भले ही आपके इक्वल हों। मतलब आप अगर x इक्वल्स टू 2 आ गया तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन दो वैल्यू आपकी जरूर आएंगी। तो हमने देखा कि अगर डी बीटा पॉजिटिव है तो आपकी x1 और x2 वैल्यू जो आएंगी वो रियल दोनों वैल्यू आएंगी, क्योंकि कोई ना कोई स्क्वायर रूट आएगा ही, और रियल वैल्यू आएंगी और अलग अलग आएगी, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस में होगा एक के साथ माइनस होगा। इसका मतलब ये मैं बोलूं कि अगर मेरा डी ग्रेटर देन जीरो है तो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर जाएगा, x1 x2 रियल आएंगी और ये डिस्टिंक्ट आएंगी। डिस्टिंक्ट का मतलब, या मैं बोलूं कि डिफरेंट आएंगी, मतलब अलग अलग आएंगी। क्यों अलग अलग आएंगी? क्योंकि इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। तो जब भी डी ग्रेटर देन जीरो होगा, आपकी जो रूट्स होंगे वो रियल कोई वैल्यू आएगी और डिस्टिंक्ट आएंगी। फिर आप दूसरा केस लेते हैं कि डी अगर आपका जीरो हो जाए, सपोज दैट वी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाए। ठीक है भाई, जीरो हो जाए तो मैंने यहाँ जीरो पुट कर दिया। एक्स आपका आ गया माइनस प्लस माइनस, ये आपका जीरो अपॉन 2a, ये आपका आ गया माइनस अपॉन 2a। हम तो बात कर रहे थे कि दो रूट आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही रूट आ गया। अगर एक ही रूट आ गया, इसका मतलब क्या है कि दूसरा रूट भी आपका x1 ये है तो x2 भी आपका माइनस वी अपॉन 2a ही है। क्यों, कैसे पता चला? एक के साथ आप प्लस जीरो लेंगे तो भी ये आएगा, दूसरे के साथ आप माइनस जीरो लेंगे तो भी ये आया। ये दोनों वैल्यू, अब क्योंकि स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया और v और 2a तो हमारा रियल है ही, तो ये दोनों वैल्यू रियल भी होंगी, लेकिन ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो रूट्स आर रियल, x1 और x2 आर रियल बट इक्वल। तो ये वाली जो चीज होगी रियल एंड इक्वल। तो ग्रेटर देन जीरो में और इक्वल टू जीरो में बस यही अंतर है, रियल तो दोनों में ही आएंगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर की चीज चाहे जीरो हो चाहे ग्रेटर देन जीरो हो, रियल तो आएगी। लेकिन ग्रेटर देन जीरो में आपके अलग अलग रूट आते हैं और इक्वल टू जीरो में आपके जो रूट होते हैं वो इक्वल आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब अगर आप देख के बता सकते हैं ये कि ये x माइनस 1 का मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब आपके जो रूट है x इक्वल्स टू 1, एक x इक्वल्स टू 1 तो है, लेकिन दूसरा भी रूट आपका x इक्वल्स टू 1 ही है। तो ठीक है भाई, दोनों रूट इक्वल है। मैं देख लेता हूँ कि वी स्क्वायर माइनस 4ac इसके लिए क्या आ रहा है। d इक्वल्स टू वी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख लूंगा, माइनस 4 इंटू ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, सी आपका कांस्टेंट टर्म, ये आपका आ गया 4 माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। डी आपका यहाँ से जीरो आ गया, और डी जब जीरो आ गया तो मैंने ये देखा कि जो मेरे रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल आएंगे। अब डी जीरो आ गया तो मैं इसके रूट्स निकाल लेता हूँ। एक्स इक्वल्स टू आएगा माइनस बी का वैल्यू रख दी 2 अपॉन 2 इंटू एक एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1, ये माइनस माइनस 2 हो गया, ये एक्स इक्वल्स टू आपका आ गया 1। मतलब श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी आपका आ गया 1। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आए, आप समझ जाना कि दोनों रूट वो ही दूसरा रूट ही है। जब भी आपको सॉल्व करने के बाद उस चीज का डी जीरो आए, तब आप समझ जाना कि उसका एक ही वैल्यू आएगी और वो ही आपकी दोनों रूट्स होंगे। तो दोनों रूट्स आपके x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1 ही होंगे। तो ये d इक्वल्स टू 0 का मतलब है। अब अगर मैं इसकी जगह ही कुछ और कर दूं तो बात चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसकी जगह 3 कर दूं, अगर ये 3 हो गया तो अब ये तो स्क्वायर रहा नहीं, तो 3 हो गया तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया तो ये आपका हो गया 9, और 9 हो गया तो ये आपका हो गया 5। अब 5 हो गया तो फिर तो आपकी जो चीज होगी वो चेंज हो जाएगी, रूट्स को हटाएंगे। रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac, ये मेरा आ गया अंडर रूट 5, और अपॉन
2, ए की वैल्यू आपके आ गई 1। तो एक रूट आएगा 3 प्लस रूट 5/2a, दूसरा रूट आएगा 3 माइनस रूट 5/2a। दोनों रूट अलग आएंगे और दोनों रूट आपके रियल आएंगे। तो ये आपकी बात होगी कि d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0। अब आपने फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि निगेटिव नंबर्स का आपका जो स्क्वायर रूट होता है वो डिफाइन नहीं होता है। तो जब भी d लेस देन 0 आ जाए तब हम बोलेंगे कि जो ये वाला जो फंक्शन है वो अनडिफाइन है, मतलब आपके कोई भी रियल जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर इसके अंदर की चीज आपकी लेस देन 0 हो जाए, माइनस में कुछ भी चीज आ जाए, तो हम बोलेंगे कि जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं या कॉम्प्लेक्स रूट है। अब इस तरह के रूट्स को हम फिलहाल क्वाड्रेटिक चैप्टर वाले में ज्यादा डील नहीं करेंगे, हालांकि आ गए हैं तो हम समझेंगे जरूर, लेकिन हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बेसिकली रियल चीजों के लिए, रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। जब भी चीजें कॉम्प्लेक्स में जाएंगी तब हम उन सारी चीजों को, हम कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से चैप्टर लेते हैं, उसमें हम इसकी डिटेल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स होता है, कहाँ पर रूट्स होते हैं, क्या होता है। तो फिलहाल आप जब हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी लेस देन 0 हो तब वो जो रूट्स होंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो ये जो चीज हुई वो मैंने आपको बताई। अच्छा, अब अगर मैं लिखूं तो d के बेसिस पे, तो पहले तो d ग्रेटर देन 0, मतलब मैं बोल सकता हूं कि डिस्टिंक्ट एंड रियल। फिर d इक्वल्स टू 0 मैं बोल सकता हूं इक्वल, दोनों रूट इक्वल होंगे और रियल होंगे। फिर अगर d लेस देन 0, फिर मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स मैंने बोल दिया, लेकिन आपने यहाँ देखा कि मैंने यहाँ बताया था कि अलग अलग रूट होंगे, यहाँ इक्वल रूट होंगे। तो आप यहाँ बताइए सर, क्या यहाँ इक्वल रूट होंगे या अलग अलग होंगे? बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी चीज आती है, अब अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स है इसका मतलब दो रूट्स तो होंगे, इसका मतलब दोनों रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स ही होंगे, और वो दोनों रूट उस चीज को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। रियल नंबर में जहां इक्वल और डिस्टिंक्ट चलता है वहां कॉन्जुगेट चलता है। जैसे एक अगर रूट आ गया प्लस आयोटा आपका, तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट होगा, मतलब आई को मैं माइनस आई से रिप्लेस कर दूंगा तो दूसरा रूट आ जाएगा। अच्छा, ये बात ध्यान रखें कि जैसे कोई बहुत बड़ी सी इक्वेशन आ गई कि आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा प्लस 1, अब हम इसका कॉन्जुगेट निकालें तो इसकी आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दें। ऐसा ना करें आप, पूरा आप सिंप्लीफाई कर लें और फिर ए आयोटा प्लस बी की फॉर्म में निकाल लें। केवल उसमें एक ही आयोटा रह जाना चाहिए, जब एक आयोटा रह जाए तब वो उस आयोटा को रिप्लेस कर लें, वो ज्यादा इजी पड़ेगा और सही आपका आंसर आएगा, तो वो आपका कॉन्जुगेट का आंसर हो जाएगा। तो जब भी कॉम्प्लेक्स आपको रूट आए, डी लेस देन 0 आए, आप हमेशा याद रखिए कि पेयर में एडजस्ट करेंगे और वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये हमने डी के बेसिस पे कुछ बातें करी। अब क्योंकि डी जो हमारा फंक्शन आ रहा है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो थोड़ी सी कुछ बातें मैं आपको और बताऊं। एक्स मेरा आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सपोज दैट अगर ये डी आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर इसका मतलब सपोज दैट पी स्क्वायर, अगर बेटा ये पी स्क्वायर बन गया तो अंडर रूट और पी स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा, यानी माइनस बी प्लस माइनस पी अपॉन 2a, यानी ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। यानी मतलब ये जो फॉर्म आ जाएगी वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ जाएगी, और पी अपॉन क्यू को देखकर आपको कुछ याद आना चाहिए कि इस तरह के रूट्स को हम बोलते हैं रेशनल रूट्स। मतलब अगर आपको कभी पूछा जाए कि रेशनल रूट्स इस इक्वेशन के होंगे तो आप क्या करेंगे, d इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, बस कोई भी नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो d को आप परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल रखें। लेकिन अगर d आपका नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तब अगर आपका जैसे 3 है, अब 3 है तो 1.732, मतलब माइनस बी और प्लस माइनस 1.732 अपॉन 2 है, ये जो चीज आएगी वो आपकी इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि हम इसे परफेक्ट पी एंड क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। तो कभी भी रेशनल रूट्स आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, तो ये आपको जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो और रेशनल रूट्स आपको पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि डी है जो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये डी के बेसिस पे कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं। तो ये आपने देखा अगर इरेशनल होगा तो जो दूसरा वाला स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज है वो सिंप्लीफाई नहीं होगी, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगी। फिर बेटा नेक्स्ट जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आप एक्स की वैल्यू के बेसिस पर
प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली प्रूव करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वहीं पर आपका दिमाग चलना चाहिए। जैसे अब मैंने अभी बताया कि माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी स्क्वायर रूट 2/2a। तो अगर कोई बोल दे कि रेशनल रूट्स हैं तो आप रेशनल के लिए खुद समझ जाना कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर आता होगा तभी रेशनल होंगे। इरेशनल रूट्स हैं या कोई बोले इक्वल रूट्स हैं तो डी इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो, तो सारी चीजें इसी से ही आ रही हैं, सारी चीजें इसी इक्वेशन फॉर्मूले से आपको प्रूफ होंगी। जैसे ये बोला गया कि इफ इक्वेशन इज सेटिस्फाई मोर देन टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। अगर ये कोई इक्वेशन आपको दी हुई है और आपको बोला हुआ है कि दो रूट्स से ज्यादा इसके रूट्स आ रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि दो रूट से ज्यादा इसके रूट्स हो नहीं सकते। अगर दो रूट से ज्यादा इसके रूट्स हैं मतलब वो रियल नंबर आपके नहीं होंगे, ये बात। और दूसरी बात, वो जो फिर इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो a इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, तीनों ही होंगे। अगर तीनों जीरो हो गए तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, आप ध्यान से सुनिए, कब? जब a इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स ही होंगे, कब? जब आपका जो x है ए बी सी हो वो रियल हो और रूट्स भी आपके रियल हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे जब आपका ये कंडीशन हो, और रूट्स जो होंगे वो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे क्योंकि रियल नंबर्स जो टू से ज्यादा एग्जिस्ट कर नहीं सकते। तो फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है इफ रूट्स ऑफ दिस आर पॉजिटिव। आपको बोला गया कि इसके रूट्स जो पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसके रूट्स का फॉर्मूला लिखूं माइनस बी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x1 एक तो ये हो गया, मैं प्लस माइनस को हटा के आपका दूसरा लेता हूं माइनस बी माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a स्क्वायर रूट। अब जैसे ये वाली चीज है कि इस इक्वेशंस के दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव होने चाहिए। अब दोनों रूट पॉजिटिव होने चाहिए तो एक रूट तो मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसका मतलब दोनों रूट पॉजिटिव होने के लिए ये चीज पॉजिटिव कब होगी बेटा? जब वी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट इस चीज की वैल्यू आपकी बड़ी होगी b की वैल्यू से। जब इस चीज की बड़ी होगी तो ये ज्यादा जो वैल्यू होगी वो खुद ही पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा, ये वाला कब पॉजिटिव होगा? इस वाले को पॉजिटिव होने के लिए आपका जो b का साइन होगा वो आपको निगेटिव होना पड़ेगा। मतलब b का जो साइन है वो आपका उल्टा हो, a और b का जो साइन है वो आपका एक दूसरे के अपोजिट हो। यहाँ भी एक दूसरे के अपोजिट ही हो। अगर आपने v जो है वो पॉजिटिव लिया है तो ये निगेटिव हो जाएगा खुद ही, और ये वाला जो चीज पॉजिटिव हो जाएगी। तो a और b के जो साइन है वो अपोजिट चलेंगे। फिर उसमें c का आपको कैसे कोऑर्डिनेशन करना है कि ये चीज जो है ये वाली चीज बड़ी हो, और उसमें भी v की जो वैल्यू हो वो आपको 4ac से बड़ी आए। तो v की वैल्यू आपकी 4ac से बड़ी होने के लिए फिर a और c के जो साइन होंगे वो आपको सेम जैसे हो जाएंगे। अच्छा, ये जो चीज है अभी जैसे बोली जा रही है कि दोनों रूट पॉजिटिव हो या दोनों रूट निगेटिव हो, तो हालांकि आपको इस चीज से ज्यादा मतलब नहीं है। जब भी आपको इक्वेशंस में क्वेश्चंस में बोला जाएगा कि दो रूट्स पॉजिटिव हो तो आप क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा ये आपका ग्रेटर देन जीरो ले लें, और अल्फा इंटू बीटा ये आपको जीरो ग्रेटर देन जीरो ले लें। तो ये जब भी पूछा जाएगा ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बढ़ेगा आपको। इसमें अभी फिलहाल अगर इसमें ज्यादा समझ नहीं आ रहा हो तो जब मैं एडिशन और रूट्स पढ़ाऊंगा तब वहां पर आपको ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन अगर आप अभी भी कोशिश करें तो अभी भी आप समझ सकते हैं इससे भी, लेकिन वो जो चीजें आई हैं वो इसी से आई हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे होता है कि बी और ए के साथ साइन अपोजिट चलते हैं और ए और सी का साइन अपोजिट चलता है। तो बेसिकली ए और सी का साइन एक जैसा रहता है और बी का साइन अपोजिट चलता है पॉजिटिव या निगेटिव होने के लिए। तो ये वाली जो कंडीशंस होंगी वो मैं आपको आगे ही बताऊंगा, आगे आपको समझना ज्यादा इजी पड़ेगा। लेकिन समझने के बाद फिर अगर मैं करने की बात करूं, जब भी आपको बोला जाए कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तब आपको अल्फा इंटू बीटा आपका ग्रेटर देन जीरो एंड अल्फा प्लस बीटा आप किसी भी इक्वेशन के लिए ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे। जब भी बोला जाए कि आपका एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तब आप अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू लेस देन जीरो बोल सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा के बारे में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जब भी आप बोला जाए कि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, आप ऐसे रख दीजिए। सपोज दैट दो रूट अल्फा और बीटा है, तो अगर आपको बोला जाए कि पॉजिटिव है तो आप ग्रेटर देन जीरो रखिए।
तो इसके बाद जब इनके फॉर्मूले जब मैं डिस्कस करूंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा, वहां पर एग्जैक्ट चीजें आप डायरेक्टली ही ये समझ सकते हैं कि ए और सी आपका कैसे साइन चेंज एक रहेगा और बी से अपोजिट कैसे चलेगा, तो वहां पर भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो लिखने वाली चीजें जब क्वेश्चन में आए तो हम इन चीजों को ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अब 8th वाला पॉइंट है कि आर रूट जो है आपके इक्वल हैं लेकिन अपोजिट साइन के हैं, तो फिर वही 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 वाली चीज है, अगर रूट्स आपके इक्वल हैं और अपोजिट साइन है तो 2 अल्फा इक्वल्स टू, ये आपका ग्रेटर देन, और सॉरी रूट्स आपके इक्वल है बट अपोजिट इन साइन, तो एडिशन जो होगा वो अल्फा माइनस अल्फा आपका उनका जीरो हो जाएगा, और अल्फा स्क्वायर जो होगा वो मतलब मल्टीप्लीकेशन जो होगा अल्फा इंटू बीटा वो आपका लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी मैथमेटिकल फॉर्म होगी इसकी। अब बात रही उसकी, तो वहां से भी हम प्रूव कर सकते हैं, अगर आपका अपोजिट साइन के हैं तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखते हैं हम। अगर अपोजिट साइन की है मतलब ये वाली चीज तो हट ही जानी चाहिए, तभी ये प्लस माइनस अपोजिट आएगा, तो ये वाली चीज हट दी, v आपका जीरो हो गया। अब v जीरो हो गया आपका -4ac, अगर हम यहाँ पर माइनस रखते हैं तो दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी, तो हम क्या करते हैं कि c को ही लेस देन जीरो कर देते हैं, सो दैट ये c लेस देन जीरो हो जाए, ये c में माइनस हो जाए और इसका माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाए। तो हम बोलते हैं कि c लेस देन जीरो होना चाहिए, v आपका जीरो होना चाहिए, तभी वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ये वाली चीज समझने वाली बात हो गई। लेकिन अगर आपको कभी क्वेश्चन में बोला जाए तो आप क्या करेंगे, एडिशन ऑफ रूट्स आप जीरो कर देंगे एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स लेस देन जीरो कर देंगे, ये आपको क्वेश्चन में करने वाली बात होगी। फिर जैसे नेक्स्ट बोला कि अगर रेसिप्रोकल है एक दूसरे के तो फिर c इक्वल्स टू a, उसी फॉर्मूले से आएंगे, लेकिन क्वेश्चन में कैसे करेंगे, अगर रेसिप्रोकल है एक दूसरे के तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपका एक पुट करेंगे क्वेश्चन में। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो आपको क्वेश्चंस में बेसिकली गिवन होंगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फॉर्म होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व होगा। फिर आपको नेक्स्ट, in equation of this, if a plus b plus c equals to 0 then roots are this and if equals to this and then roots are ये। अब अगर ये ऐसा है तो ये रूट्स ये हैं, ये ऐसा है तो ये रूट्स है। आपको बेसिकली ये कोई याद करने वाली चीज भी नहीं है और कोई वो भी चीज नहीं है। अगर कभी भी आपको कोई इक्वेशन आ जाए तो आप डायरेक्टली एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a से फाइंड कर सकते हैं, या आप ऐसे भी अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो लेके चले तो अगर आप रूट्स निकालें तो ये रूट्स आ जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात या याद रखने वाली जैसी कोई चीज नहीं है, बस ये पॉइंट था, तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हमने ये डिस्कस किया। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि लोकेशन ऑफ रूट्स और कब पॉजिटिव होगी कब अपोजिट होंगी, बहुत सारी चीजें। इस चीज में से बस आपको कब रियल होंगी और कब कॉम्प्लेक्स होंगे और कब इक्वल होंगे, बहुत सारी चीजें याद रख लेनी है, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनेंगे। दूसरा जो पार्ट है मैक्सिमम क्वेश्चंस का वो ये है जिससे हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन दी रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन आपका क्या है रूट्स और कोफिशिएंट का। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी, और आपके जो रूट्स आ रहे थे वो क्या आ रहे थे एक्स वन, अगर मैं रूट्स बोलूं तो -1 प्लस ये आपका आ रहा था वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक रूट आ रहा था। दूसरा रूट में क्या आ रहा था इसका x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर इन दोनों का रूट्स, ये मेरे रूट्स है और ये इधर की कोफिशिएंट है, अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूं x1 प्लस x2, अगर मैं एडिशन करूं तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, मतलब स्क्वायर रूट वाली चीज तो कैंसिल आउट ही हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आपका हो गया -2b और अपॉन 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये फाइनल आ गया -b अपॉन a। सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू -b अपॉन a। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्टली क्वेश्चंस में लगता है, तो आप ये चीज याद रखें। फिर सेम अप्रोच से मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स आपका क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ आपका वी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट आपके वो अब क्योंकि वी स्क्वायर हो जाएगा तो हट जाएगा, और ये आपका जो होगा ये बीच में माइनस हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 2a से ये आपका 2a होगा, ये जब आपका बाहर निकलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो गए 4a स्क्वायर,
तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ए से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब मेरा फाइनल जो बचेगा वो आपका बचेगा c अपॉन ए। इसका मतलब जब भी आपको रूट्स सम ऑफ द रूट्स पूछा जाए, आप चुपके से x की कोफिशिएंट को माइनस के साथ और इसका कोफिशिएंट को आप अपॉन में करके लिख दें। और अगर ये यहाँ पर अल्फा बीटा से डिनोट किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप x1 x2 भी ले सकते हैं। तो माइनस बी अपॉन ए करके लिख दें। और जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाए, आप चुपके से ये कांस्टेंट टर्म अपॉन दिस वन करके लिख दें, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इन्हीं ये वाले जो फॉर्मूले हैं वो इसी श्रीधराचार्य इक्वेशन से प्रूव हुए हैं। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि दोनों रूट पॉजिटिव हों, तब उस केस में क्या है। पहला केस है अगर दोनों रूट आपके अल्फा एंड बीटा आपको बोला हुआ है कि पॉजिटिव है। अगर अल्फा और बीटा पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा आपका पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही बात है। और अल्फा इंटू बीटा भी आपका पॉजिटिव होगा। मतलब ये वाली चीज पॉजिटिव, ये वाली चीज पॉजिटिव, मतलब ये वाली ग्रेटर देन जीरो, ये वाली ग्रेटर देन जीरो। अगर बेटा ये वाली ग्रेटर देन जीरो है तो आप ये देखिए c अपॉन ए ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब a भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और c भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये होगी कि a एंड c आर बोथ ग्रेटर देन जीरो, या दूसरी कंडीशन क्या होगी कि c एंड a आर बोथ लेस देन जीरो, तभी ये ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब इस केस में ग्रेटर देन जीरो होने के लिए या तो अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो आपका b को लेस देन जीरो होना पड़ेगा, b लेस देन जीरो हो जाए, a ग्रेटर देन जीरो हो जाए और c ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तब इस केस में आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। या अब इस केस में आपका a और c लेस देन जीरो है, यहाँ भी ये लेस देन जीरो है। अब यहाँ पर ऑलरेडी लेस देन जीरो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब v ग्रेटर देन जीरो हो जाए, a एंड c आपका लेस देन जीरो हो जाए। तो जैसे हमने पहले वहां पर कंडीशन पढ़ी थी कि a और c के सिमिलर साइन है और b आपका जो चलेगा वो अपोजिट साइन का चलेगा। तो a c जब ग्रेटर देन जीरो तो दोनों ग्रेटर देन जीरो है, जब लेस देन जीरो तो दोनों लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के कारण उन चीजों के जो साइन होंगे वो एक जैसे चलेंगे। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। हालांकि वो सिर्फ समझने की बात है, जब भी आपको क्वेश्चन में आए तो आप इस तरह से करके उसे लिखेंगे, पॉजिटिव इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। और ये अब दूसरा है कि अगर जो रूट्स है वो अपोजिट साइन के हों, अपोजिट साइन के में क्या होगा फिर वैसे ही हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सिर्फ देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ समझने की चीजें हैं कि कौन सा साइन पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। आपको याद नहीं करना है, जब भी आ जाए तो आप ये चीजें लिख के देखें और वहीं पर आप अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा लेस देन होगा। अब अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो एडिशन के बारे में तो हम कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन हाँ सब्सट्रैक्शन के बारे में हम जरूर कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा आपका ऑलवेज लेस देन जीरो होगा। मतलब अगर c पॉजिटिव होगा तो a लेस देन जीरो होगा और c ग्रेटर देन जीरो होगा तो v आपका लेस देन जीरो होगा। वो सॉरी b नहीं a। अगर रूट्स जो है वो आपके ऑलवेज एक दूसरे के नेगेटिव है तो इन दोनों के जो साइन होंगे वो अलग होंगे। अब दूसरा क्या है कि अगर इक्वल भी है, अगर भाई इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट है तो यहां से मैं इक्वल एंड अपोजिट रख दूंगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब b आपका जीरो हो गया, v जीरो हो गया और ये वाली जो चीज है वो इक्वल एंड अपोजिट साइन की है तो ये वाली चीज लेस देन जीरो होगी। मतलब कंडीशन सेम रहेगी, v इक्वल्स टू जीरो मैं यहाँ रख दूंगा, v इक्वल्स टू जीरो रख दूंगा, क्योंकि मुझे अब मैं इस बारे में जब इक्वल रूट्स हैं तो मैं इस बारे में कुछ कंफर्म कह सकता हूँ कि ये चीज होगी क्या। अब इक्वल रूट्स हैं और ये वाले जो साइन होंगे ये एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे, तभी ये वाली जो चीज होगी वो नेगेटिव आएगी। तो ये चीज हो गई। अब एक रूट नेगेटिव हो गया, दोनों रूट पॉजिटिव हो गया, फिर दोनों रूट आपके नेगेटिव हो तो देखिए फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे मैं निकाल रहा हूँ बस आपको वैसे सॉल्व करना आना चाहिए। एग्जाम में बस आपको लिखना ही है समझ के क्या होगा। तो अगर कभी बोला जाए कि आपके दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तब आप क्या बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा आपका नेगेटिव है और अल्फा प्लस बीटा आपका अल्फा इंटू बीटा आपका पॉजिटिव है, अल्फा इंटू बीटा आपका नेगेटिव है। अब ये चीज नेगेटिव है, इसका मतलब ए भी आपका ग्रेटर देन जीरो है और बी भी ग्रेटर देन जीरो है, तब ये लेस देन जीरो हो सकता है। या आपका ए लेस देन जीरो हो एंड वी लेस देन जीरो,
ये कंडीशन हो गई। फिर दूसरा कंडीशन बोला है कि ये मल्टीप्लीकेशन आपका ग्रेटर देन जीरो। मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो कब होगा? अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो सी भी ग्रेटर देन जीरो हो। अगर सी आपका अगर ए आपका लेस देन जीरो है तो सी भी आपका लेस देन जीरो हो, सो दैट ये जो मल्टीप्लीकेशन है, इनका डिवीजन है, वो आपका पॉजिटिव ही आए। इसका मतलब क्या आया कि बेटा तीनों साइन जो हैं आपके इक्वल लाइकली होने चाहिए, मतलब इक्वली लाइकली होने चाहिए। इक्वल पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही हो, या नेगेटिव हो तो नेगेटिव हो। तो ये आपका कहने का मतलब था। जो इतनी इक्वेशंस आपको पढ़ के बताई, बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये ऐसे जैसे मैंने इक्वेशन लिखी ऐसे इक्वेशन लिख लेना है, और इक्वेशन लिखने के बाद में बस चेक कर लेना है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले फॉर्मूले से कि कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा। तो ये आपका एडिशन हो गया, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया या प्रोडक्ट हो गया, और ये आपका एडिशन हो गया। अगर आप थोड़ा सा देखें, अब इस पैटर्न से इस पैटर्न को सॉल्व करके मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन के डायरेक्टली ही रूट्स, सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स बताऊंगा। अब आप क्या करें कि आपने यहाँ पर देखा कि जब भी मैं सम निकाल रहा हूँ तब क्या है, मेरा ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये आपका ऑलवेज डिवाइड में आ रहा है, ठीक है। फिर आपने देखा कि जो एक्स स्क्वायर से लेस वाला कोफिशिएंट है, वो जब मैं इसके रूट्स का एडिशन निकाल रहा हूँ तब वहां पर माइनस के साथ आ रहा है। इसका मतलब ये वाली जो चीज माइनस के साथ आ रही है, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपकी प्लस के साथ आ रही है, मतलब पॉजिटिव ए आ रहा है, माइनस बी आ रहा है, और सी आपका फिर पॉजिटिव आ रहा है। आपने देखा कि जब मैंने एक रूट्स का सम निकाला अल्फा प्लस बीटा, तब दूसरे वाले एक्स की 1 पावर से लेस वाले का कोफिशिएंट आया अपॉन ये सबसे हाई पावर का ये कोफिशिएंट आया। फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन निकाला तो इस तरह से सी अपॉन आया। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसी चीज पर आप क्यूबिक इक्वेशंस के रूट्स बना सकते हैं। अब जैसे ये हो गया, तो ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन आई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, where a is not equals to 0. Why? Because if a equals to 0, then we will consider this equation as a quadratic equation. So this will not be called the cubic equation. तो इसीलिए हम इसे नहीं कर सकते। तो अब मैंने क्या किया कि जैसे मैं इसका लिख रहा था एडिशन ऑफ रूट्स, इसके 3 रूट्स आएंगे जो क्यूबिक इक्वेशन है, तो मैं क्या लिखूंगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा, और प्लस ये था, फिर मेरा माइनस हो गया था बी, फिर प्लस हो गया था। मैं इसी तरह यहाँ साइन लगाऊंगा। ये बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ मैंने साइन लगा लिए। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैंने जब किया, जब यहाँ एडिशन निकाला था तो एक्स स्क्वायर से छोटे वाले का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का, यहाँ एक्स क्यूब से छोटे वाले का कोफिशिएंट बी, अब बी के साथ माइनस है तो माइनस अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए, ये आ गया। अब ये तो हो गया एक एक रूट का इक्वेशन। अगर मैं बोलूं कि अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा निकालो, तब उस केस में क्या करेंगे? अब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? नेक्स्ट वाला सी वाला, सी के साथ पॉजिटिव है अपॉन ए आपका ऑलवेज आपका डिवाइड में आएगा क्योंकि ये एक्स क्यूब का है। फिर नेक्स्ट है आपका डी। जब मैं कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा था तो मैं बात कर रहा था मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो यहां भी मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा, ये आपका आएगा डी, लेकिन डी के साथ यहाँ है निगेटिव, तो डी के साथ आपका आ गया निगेटिव अपॉन ये आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये आपके जो रूट्स हैं, कोफिशिएंट और रूट्स में जो रिलेशन है वो क्यूबिक इक्वेशंस के लिए दिया जाता है। आप जैसे मैंने पॉजिटिव इक्वेशंस के लिए बताया है उसी तरह आप क्यूबिक इक्वेशंस के लिए निकाल लें। जैसे जब भी एक एक रूट्स का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? माइनस बी अपॉन 2a। फिर अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा निकालना होगा तो सी अपॉन ए, फिर अल्फा बीटा गामा मुझे निकालना होगा तो माइनस डी अपॉन ए, और वही प्लस माइनस साइन कन्वेंशन करके आ जाएगा। तो जब भी पूछा जाएगा तो आपको क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशंस तक ही पूछा जाएगा, आपको वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 वाली इक्वेशन नहीं पूछी जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको निकालने ही है, जिद पर रह गए, तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे हम? यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अगर मैं एक सब का सम निकालूं तो वही माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा। अगर दो रूट्स का एडिशन करके मैं निकालूं
अब क्योंकि यहाँ 4 रूट्स होंगे तो 2 का मल्टीप्लीकेशन के साथ निकालना पड़ेगा, तो यहाँ c अपॉन ए हो जाएगा। अगर 3 का मल्टीप्लीकेशन के साथ एडिशन निकालूं तो माइनस डी अपॉन हो जाएगा। अगर मैं चारों का मल्टीप्लीकेशन निकालूं तो ई अपॉन ए हो जाएगा। लेकिन फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर 4 की या तो इक्वेशंस आएगी नहीं, और अगर इक्वेशंस आएगी तो आप उसको क्वाड्रेटिक में तोड़ लेना, तभी वो सॉल्व हो पाएगा। लेकिन क्योंकि 4 इक्वेशंस है नहीं तो इस चीज को हम ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहे हैं। फिर कुछ चीज है जैसे सिमेट्रिक रूट्स या ये जो फॉर्मूले हैं ये कई बार आपको दिए जाते हैं। जैसे आपको दे दिया है कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, और इसके इस रूट्स का स्क्वायर का सम इसके मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स के इक्वल है। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब आप, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं डायरेक्ट, तो आप इस फॉर्मूले को कैसे तोड़ेंगे? ए प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसे जब खोलेंगे तो 2 अल्फा बीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा रह जाएगा ये। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। फिर मैं लिख लूंगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा। मतलब मैं लिख दूंगा माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, c अपॉन ए। मतलब जो मेरा कोफिशिएंट में रिलेशन है वो आपका डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। जैसे दूसरा बोला जाए कि अगर सब्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स या डिफरेंस ऑफ रूट्स आपका है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट के इक्वल, तो अब सब्सट्रैक्शन का भी मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो आप कैसे करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा रह जाएगा इधर, और वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इनके फॉर्मूले मैंने पढ़े हैं। तो कुछ भी बोला जाए आपको चेंज सिर्फ उसके एडिशन या प्रोडक्ट में ही कर लेना। जैसे क्यूब बोला जाए तो आप इस तरह से क्यूब कर लीजिए, माइनस 3 अल्फा बीटा कर लीजिए, माइनस बोला जाए तो इस तरह से कर लीजिए। तो कुछ भी बोला जाए बस वही आपको नोन जो चीजें हैं उन्हीं में आपको कन्वर्ट कर लेना है, और उनमें कन्वर्ट करके आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस वाली कैटेगरी पे एंड के 2017 में ही क्वेश्चन आया शायद, आपको ये बोला था कि रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स और द स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। अब रेसिप्रोकल का स्क्वायर ये है, रेसिप्रोकल कर दिया 1 अपॉन अल्फा इसका स्क्वायर, और इसका सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, ऐसे करके कुछ लैंग्वेज थी, इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट। अब ये आपको ऐसे बोला था, तो आप ऐसे कैसे करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अब इसे मुझे पता नहीं है तो इसे मैं कर दूंगा कि अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा क्यूब। तो ये अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, अब आपको नोन फॉर्म में आ गई तो आप इसे हैंडल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको अननोन फॉर्म आए उसको आप नोन फॉर्म में लिख लीजिए, और फिर आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तब आपको जो क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है, इस लेक्चर की लास्ट हेडिंग ले रहा हूं मैं, कॉमन ऑफ रूट्स। बेसिकली इस पर कभी क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन अगर आपको पूछे भी जाए तो आप डायरेक्टली ही क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। जैसे कैसे x माइनस 1 अगर आपको बोला जाए और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और x माइनस 1 और x माइनस 3 अब आपको बोला जाए कि कॉमन रूट्स आपका ये है, और कॉमन रूट के साथ एडिशन आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स के बराबर। तो कॉमन रूट्स आप उसके निकाल लें और वहीं से आप समझ जाएंगे कि कॉमन रूट्स आपका x इक्वल्स टू 1 है और x इक्वल्स टू आपका 1 कॉमन रूट है। तो वहां पर ये सारी कंडीशंस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, और ना ही आपको याद करने की जरूरत है। जब भी कॉमन रूट बोला जाए आप कॉमन रूट ले लें और कॉमन रूट के साथ ही उसकी मल्टीप्लीकेशन करें। जैसे आपको बोला जाए कि कॉमन रूट्स के साथ एडिशन, इसका ये है 3 है, और इसका कॉमन रूट के साथ एडिशन 1 प्लस बीटा आपका 4 है। तो आप कुछ भी पूछ रहा है कि कोफिशिएंट बताओ या कुछ भी रिलेशन बताओ, तो आप वही कॉमन रूट ले लें और वहीं पर सॉल्व कर दें। फिर अगर बोथ रूट्स कॉमन, अगर दोनों रूट्स ही कॉमन हो, तब ये कंडीशन अगर मतलब अगर इसके भी 1 और 2 है और इसका भी 1 और 2 है, ये बेटा तभी हो सकता है जब ये दोनों इक्वेशन एक ही रही हो, तभी पॉसिबल है कि ये दोनों एक ही रही हो। मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिख दूं, दूसरा लिख दूं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, आपने देखा, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैंने इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया दोनों तरफ। अब इसकी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब इसके रूट्स, ये बेसिकली x माइनस 1 का स्क्वायर लिखा है 1 1 है,
तो अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो इसके रूट्स भी आपको 1,1 मिलेंगे, मतलब इन दोनों के रूट्स आपके इक्वल है। कब रूट्स आपके इक्वल आए? जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, मतलब मैंने किसी एक सेम कोफिशिएंट से इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये रूट्स इक्वल आए और वहां से ये वाली कंडीशन आपकी आई है। लेकिन कभी भी आपको बोला जाए कि दोनों रूट्स कॉमन है या इक्वल है, तो आप डायरेक्टली ही उनमें, उसका मतलब यही होगा कि इक्वेशन एक ही होगी, बस आपने किसी चीज को उसमें मल्टीप्लाई किया होगा, बस इसीलिए वो रूट्स जो है वो रूट्स की सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने उनकी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया है या पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया है। तो इक्वेशन बेसिकली एक ही होगी, बस आपको उसमें कोफिशिएंट का डिफरेंस होगा, वो ही आपको ये लिया गया है। तो ये गाइस था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और रिवीजन की चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू फिलहाल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।